नमस्कार सभी को। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप लोगों ने 40 में से? सारे किए? गलत कितने हुए? 20 गलत हुए, 20 बच गए। 10 किए नहीं? इतनी देर कह रहा ना, सारे किए। करवाए हुए किसने अटेम्प्ट किए हैं? करवाए हुए अटेम्प्ट किए हैं। कितने परसेंट सही हुए उनमें से? कितने परसेंट सही हुए? 21 किए थे, 12 से 21 वो किए जो आपको करवाए हुए हैं, वही किए। करवाए हुए वही किए हैं, वो भी गलत कर दिया आपने। कर दिए? चलो कोई बात नहीं। मैंने शनिवार को आप लोगों को बोला था कि डीपीबी में हो सकता है प्रश्न आपको एडवांस में मिल जाए। एडवांस में मतलब जो हमने क्लास में पढ़ा नहीं है उनमें से मिल जाए, आपको उसके बारे में जिक्र ही नहीं करना। ठीक है, फिर मैंने बोला टेस्ट में भी हो सकता है जो हमने नहीं पढ़ा उसमें से प्रश्न आ जाए। एक दिन एब्सेंट हो गए, एब्सेंट होने की वजह से सारा सिस्टम क्या हो गया? डामाडोल हो गया। वरना आज मैं ये चैप्टर क्या कर देता? कंप्लीट कर देता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों की जो भी दिक्कत है, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आगे से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नोट्स मिल गए सारे, पीरियोडिक टेबल के आपको एडवांस में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और डीपीपी वही मिलेगी आपको जो आपने पढ़ रखा है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, यही पढ़ रहे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? हमने कहा था कि जब किसी धातु की प्लेट पर अपन उच्च आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करते हैं या आपतित करवाते हैं, उच्च आवृत्ति का फोटोन आपतित करवाते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन इतनी फोटोन की ऊर्जा पाकर के इस धातु की परमाणु कक्षा से बाहर आ जाता है और ये क्या करने लग जाता है? गति करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? गति के कारण इस इलेक्ट्रॉन के पास में गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए जो ऊर्जा काम में आई उस ऊर्जा को अपन कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन ने काम क्या किया है? कार्यफलन ने काम सिर्फ इतना किया है कि इस इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल कोश से बाहर निकाला है, ऊर्जा स्तर से क्या निकाला है? बाहर निकाला है। कार्यफलन की जितनी ऊर्जा थी उस ऊर्जा को पाकर के इलेक्ट्रॉन कोश से तो बाहर निकल गया, लेकिन बची हुई ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए क्या आ गई? काम आ गई। बची हुई ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए काम आ गई, और गति के कारण इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा आ गई। समझ में आ गई बात? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरे अंदर है स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं चलने लग गया, मेरे अंदर आ गई गतिज ऊर्जा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित था तब तक था इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आपने इसको फोटोन डाला इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को ग्रहण किया, और ग्रहण करके जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन कोश से बाहर निकला, और कोश से बाहर निकल करके क्या करने लग गया? गति करने लग गया। क्या करने लग गया? गति करने लग गया। कार्य फलन जो होता है उसको लिखते हैं अपन W से। किससे लिखते हैं? W से। और W बराबर होता है H न्यू नोट के। H न्यू नोट के। ये H प्लांक नियतांक है, न्यू नोट क्या है? इसको बोलते हैं देहली आवर्ती। क्या बोलते हैं? देहली आवर्ती। वह न्यूनतम ऊर्जा की आवर्ती या वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करवाती है। क्या प्रदान करवाती है? इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करवाती है, उसको अपन बोलते हैं देहली आवर्ती, और ये होती है गतिज ऊर्जा। ये होती है गतिज ऊर्जा। इसी आधार पर आइंस्टीन ने ऊर्जा समीकरण दिया। आइंस्टीन ने क्या दिया? ऊर्जा समीकरण। वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो ऊर्जा बराबर होती है कार्यफलन के। किसके? कार्यफलन
कार्य फलन और प्लस में उसकी गतिज ऊर्जा के क्या होती है, बराबर होती है। ये रिलेशन दिया था किसने, आइंस्टीन ने। ठीक है, कार्य फलन को हमने लिखा है एच न्यू नोट से, और प्लस गतिज ऊर्जा को हमने लिखा है 1/2 mv स्क्वायर के रूप में। ठीक है, और ये ई जो है ऊर्जा, ऊर्जा को किससे लिखते हैं अपन, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, ये होता है ऊर्जा का फॉर्मूला। क्लियर है, यहां से करना है हमें पक्षांतरण, मतलब 1/mv स्क्वायर को वहीं रखो, एच न्यू को इधर लेके आओगे, एच न्यू नोट को एच न्यू के पास लेके आओगे, वो प्लस में है, बराबर के उस साइड में कोई भी संख्या प्लस में होती है, अगर आप उसको इस साइड लेके आए तो माइनस में बदल जाती है, इस साइड में कोई संख्या प्लस में होती है, उधर लेके जाते हो माइनस में बदल जाती है। ठीक है, अगर उधर कोई संख्या गुणा में है, इधर लेके आओगे भाग में बदल जाएगी, इधर कोई संख्या गुणा में है, उधर लेके जाओगे भाग में बदल जाएगी। क्लियर है, तो हम एच न्यू नोट को इधर लेके आ रहे हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। दोनों में समान क्या दिखाई दे रहा है, h, h आ जाएगा कॉमन, h आ जाएगा कॉमन, ये न्यू और माइनस न्यू नोट, बात ये वाली और ये वाली सेम है। अगर आप h को न्यू से गुणा करोगे h न्यू आएगा, वापिस h को न्यू नोट से गुणा करोगे h न्यू नोट आएगा। क्लियर है, ये बराबर किसके आया, 1/2 mv स्क्वायर के। देखो नोट्स में यही लिखा है क्या, पढ़ करके देखो, लिखा है, ये कैसे आया, समझ आया या नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है बराबर किसके, एच न्यू माइनस न्यू नोट के। ठीक है, ये आइंस्टीन का गतिज ऊर्जा समीकरण है, आइंस्टीन का गतिज ऊर्जा समीकरण। क्लियर है, दो लाइनें लिखी आगे। पहली लाइन लिखी है, फोटोन की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोटोन की तीव्रता बढ़ाने पर, फोटोन की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल और केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो इधर, ये धातु की प्लेट थी, इस पर हमने E बराबर एच न्यू का क्या डाला, फोटोन डाला, E बराबर एच न्यू का क्या डाला, फोटोन डाला। इसकी तीव्रता थी, वो थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की तीव्रता बढ़ाने पर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मान लीजिए पहले 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, उत्सर्जित हो रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, उत्सर्जित हो रहे। मैंने कहा आप तीव्रता बढ़ाओ, 10 और बढ़ा दो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बढ़ा दी, पहले 10 से 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, अब आपने 10 और बढ़ा दी तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। मतलब 100 इलेक्ट्रॉन से 200 हुआ, तो संख्या किसकी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, किसकी संख्या बढ़ी है। कथनों में याद रखना है, फोटोन की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, कौन से इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है, ठीक है, केवल तीव्रता बढ़ाने पर। अब हमने ऊर्जा बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, अब की बार हमने ऊर्जा बढ़ा दी। ऊर्जा बढ़ाने पर फोटोन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। वो तो थी तीव्रता बढ़ाने की बात, क्या थी, तीव्रता बढ़ाने की बात। अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो संख्या में क्या होगा, संख्या में वृद्धि होगी। अगर आपने ऊर्जा ही बढ़ा दी, ऊर्जा ही बढ़ा दी, तो फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर है, दोनों लाइनों का अर्थ समझ गया आप, ठीक है। आगे देखो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अच्छे से तैयार करना, प्रश्न आते हैं इसमें से। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, वैज्ञानिक का नाम था बामर। क्या नाम था? बामर। बामर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया और प्रयोग वही था विद्युत विसर्जन नलिका। प्रयोग कौन सा था? विद्युत विसर्जन नलिका। मैं विद्युत विसर्जन नलिका को रफली बना रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास में विद्युत विसर्जन क्या है? नलिका है। इस विद्युत विसर्जन नलिका में दो क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड। क्या लगाए? दो इलेक्ट्रोड। और दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से। और इस बैटरी की वोल्टता कितनी है? 10,000 वोल्ट। कितनी है? 10,000 वोल्ट। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। विद्युत धारा प्रवाहित करवाने से पहले यहाँ पर गैस भरी गई। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पहले टूटती है हाइड्रोजन परमाणुओं के अंदर। किसके अंदर टूटेगी? हाइड्रोजन परमाणुओं के अंदर टूट जाती है। अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु बना तो इतनी ज्यादा एनर्जी इसके अंदर थी कि इन परमाणुओं ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। इन परमाणुओं ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। ये हाइड्रोजन का नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या है? कोष है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागते ये इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऊर्जा को स्तर को छोड़ता है ना और वो निम्न से उच्च में जाता है तो अपनी ऊर्जा को उसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कम है और इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। अब ज्यादा ऊर्जा स्तर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह पाता। समझ आ गई बात? स्थायी नहीं रहेगा तो वापिस ये अपने इस कोष में आने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से वापिस कहाँ आ गया? अपने वास्तविक निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर क्या आ गया? वापिस आ गया। जब किसी परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह स्थायी नहीं होता। वह वापिस अपनी ऊर्जा को कम करके अपने मूल ऊर्जा स्तर में आने का प्रयास करेगा और वो आता है। जब वो आएगा तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना तरंग दैर्ध्य का क्या होगा? उत्सर्जन। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। निश्चित आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य का होगा उत्सर्जन। जब ये तरंग दैर्ध्य यहाँ पर आएगी तो ये अलग अलग रंगों की क्या बनाएगी? पट्टियां बनाएगी। अलग अलग रंगों की क्या बनाएगी? पट्टियां बनाएगी। और इन अलग अलग रंगों की पट्टियों को अपन क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम जब कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, वापिस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उस स्थिति के अंदर वह अपनी निश्चित आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। तरंग दैर्ध्य अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। इन अलग अलग रंगों की पट्टियों को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था, वो कौन था? बामर था। क्या था? बामर था। जो मैंने बोला है वो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। लिखा है कि बामर ने एक विद्युत विसर्जन नलिका ली जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए। वह नलिका में हाइड्रोजन गैस भर के 10,000 वोल्टेज की बैटरी से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तब हाइड्रोजन का जो अणु है वो हाइड्रोजन परमाणुओं के अंदर टूट जाता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तब गुलाबी रंग की पट्टियां क्या करती है? दिखाई देती है। इन गुलाबी रंग की पट्टियों को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो असतत होता है और रेखीय होता है। असतत का मतलब क्या होता है और रेखीय का मतलब क्या होता है? देखो इधर मैंने 3 प्रकार की क्या बनाई है? ये पट्टियां बनाई है। चलो, इनका आकार जो है लगभग क्या है? बराबर है, समान है।
और हमने एक ये पट्टियां बनाई है, इनका आकार क्या है, सबका अलग अलग है। इसे तो बोलते हैं असतत, क्या बोलते हैं इसे, और इसको बोलते हैं सतत। सारी रेखाएं हैं इसलिए बोल दिया इसको रेखीय या रेखिक। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखीय तो होता है या रेखीय तो होता है, लेकिन वो सतत न होकर के क्या होता है, असतत होता है, असतत होता है। ठीक है, ये रेखाएं हैं, अलग अलग रंगों की क्या है, ये रेखाएं हैं। वापिस वही बात लिखी है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है ऊर्जा पाकर के उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से वापस आता है निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर। उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह पाता, तो वह उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा तल में आता है, तो अतिरिक्त ऊर्जा को वह लैम्डा के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है, और उस लैम्डा के अलग अलग रंग जो हमें दिखाई देते हैं उसे अपन कहा जाता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, या फिर परमाणु का क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें किस प्रकार प्राप्त होता है और कैसा हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो एक ट्रिक लिखिए ना, आगे देखो अगले पेज पर डायग्राम बनाया गया, लाइनिंग डायग्राम बनाया गया है, और लाइनिंग डायग्राम के साथ में एक ट्रिक लिखी है, लब पर बात फिर है आई, लब पर बात फिर है आई, लब पर बात फिर है आई, फिर है आई, आई को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, इसमें रखा है देखो, ले से बना है लाइमन, क्या बना है, यानी जब भी आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा तो पहली श्रेणी आपको मिलेगी लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी। ठीक है, बै से बन गया बामर, क्या बन गया, ये बन गई नंबर 2 बामर श्रेणी। ठीक है, आपको व्यवस्थित करने का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले आती है लाइमन, फिर आती है बामर, फिर पै से बन गया पाश्चन, क्या बन गया, पाश्चन श्रेणी। ठीक है, पाश्चन श्रेणी, बताओ फिर क्या है, क्या है, ब्रैकेट। वैसे पैसे बना पाश्चन और वैसे यहां से बन गया क्या, ब्रैकेट। अब कंफ्यूज नहीं होना है, आप बा से बामर मत कर देना। ठीक है, इस बै से बनेगा बामर और इस बै से बनेगा ब्रैकेट, कहीं आप ब्रैकेट यहां लिख दो और बामर वहां लिख दो, फिर क्रम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बामर पहले आएगा, उसके बाद में पाश्चन आएगा, फिर क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट के बाद में फै से बना है फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, और फिर बना है बताओ क्या, हमफ्री, क्या बना है, हमफ्री। तो एक स्पेक्ट्रम के दौरान आपको इतने प्रकार की श्रेणियां मिलती है, हमफ्री श्रेणी और ये क्या है, फुंड श्रेणी। इसका मतलब क्रम पहले क्या रहेगा, लाइमन, फिर क्या रहेगा, बामर, फिर क्या रहेगा, पाश्चन, फिर क्या रहेगा, ब्रैकेट। ठीक है, फिर रहेगा ब्रैकेट, और फिर रहेगा क्या, फुंड, और फिर रहेगा क्या, हमफ्री। टोटल कितने प्रकार की श्रेणियां हैं, 6 प्रकार की क्या है, श्रेणी है। क्लियर है बात। ठीक है, डायग्राम को समझना है, डायग्राम को अच्छी तरीके से समझना है। एक डायग्राम बनाया गया है, लाइनिंग डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, और इस लाइनिंग डायग्राम में इधर दिखाए गए हैं आपको कोष, आडी रेखाएं जो है वो क्या है, कोष, ये वाले। कोष है, कोष में इसको नाम दिया है हमने N1 कोष, यानी पहला कोष। ये कौन सा कोष है, दूसरा कोष। ये कौन सा कोष है, तीसरा कोष। ये कौन सा कोष है, चौथा कोष। ये कौन सा कोष है, पांचवा कोष। n बराबर ये कौन सा कोष है, छठा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर n बराबर 7वां। ये छठा कोष है, और ये है 7वां कोष।
हाइड्रोजन का परमाणु हमारे पास में, जिसके साथ क्या दिखा दिए, कोष दिखा दिए। अब हाइड्रोजन का परमाणु है ना, अगर N1 से किस में जाएगा, N2 में जाएगा, तो N2 से वापिस कहां पर आएगा, N1 में आएगा। तो दूसरे कोष से चला और कहां पर आया, पहले कोष में। ठीक है, हो सकता है वो तीसरे कोष में भी जाए, तीसरे कोष में जाएगा तो वो वापिस किस में आएगा, पहले कोष में आएगा। हो सकता है वो चौथे कोष में जाए तो फिर वापिस किस में आएगा, पहले कोष में। पांचवें में जाएगा तो वापिस किस में आएगा, पहले में। और छठे में जाए तो वापिस किस में आएगा, पहले में। और सातवें में जाए तो वापिस किस में आएगा, पहले में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका N1 का तो मान होता है कौन सा, 1। N1 का मान होता है 1। N2 का जो मान होता है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो अनंत भी हो सकता है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो N1 तो कितना होगा, 1। अब 1 में वो कहां कहां से आ सकता है, 1 में वो 2 से भी आ सकता है, अगर वो पहली से दूसरी में गया है तो। अगर वो पहली से तीसरी में गया तो तीसरी से कहां पर आएगा, पहले में आएगा। चौथी से कहां पर आएगा, पहले में आएगा। पांचवी से कहां पर आएगा। अब प्रश्न आ जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 8वें कोष में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और वह पहले कोष में आता है, तो बताओ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। प्रश्न इस प्रकार यहाँ से बनेगा। अब स्पेक्ट्रमी रेखाएं कौन कौन सी श्रेणी के अंदर बनती है, तो लाइमन श्रेणी है, फिर क्या है, बामर श्रेणी है, फिर क्या है, पास्टन है, फिर क्या है, ब्रैकेट है, फिर क्या है, फुंड है, फिर क्या है, अम्प्रिय। तो कितनी बामर श्रेणियां बनेगी, कितनी लाइमन श्रेणियां बनेगी, तो कितनी पास्टन श्रेणियां बनेगी। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी परमाणु जिसमें ये तो बनी है कौन सी श्रेणी, ये तो बनी है लाइमन श्रेणी, इसको मैं लिख रहा हूं L, लाइमन श्रेणी। ठीक है, अब कोई भी परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, दूसरे कोष में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी N1 का मान कितना, 2। अब गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन को आपने ऊर्जा प्रदान करी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला गया। अब वो उच्च ऊर्जा स्तर है, वो आपका क्या हो सकता है, दूसरे में गति कर रहा था, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन गति करता करता आपने इसको ऊर्जा प्रदान करी, इतनी अधिक ऊर्जा मिल गई इसको कि ये गति करता कहां पर चला गया, दूसरे में चला गया। तो अब याद रखना N1 जो होगा ना वो कितना होगा, N1 होगा 2। N1 यहाँ पर कितना होगा, 2। हो सकता है वो चौथे में चला गया तो वापिस कहां पर आए, तीसरे में आई। पांचवें में चला गया तो वापिस कहां पर आई, दूसरे में आई, सॉरी। और छठे में चला गया तो वापिस कहां पर आई, दूसरे में आए। सातवें में चला गया तो वापिस कहां पर आए। अब और कोई कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये लाइमन थी, ये कौन सी बन गई है, बामर। बामर के लिए N1 का मान अभी याद कर लो कितना होगा, 2। बामर के लिए N1 का मान कितना होगा, 2। लेकिन N2 का मान कितना भी हो सकता है, N2 का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। क्लियर है बात, कौन सी श्रेणी है ये, बामर श्रेणी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, घर जाकर के बनाओगे तब समझ आएगा। अब देखो, अब कोई परमाणु था जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था कहां पर, तीसरे कोष में। कहां पर गति कर रहा था, तीसरे कोष में। तीसरे कोष में गति कर रहा था, इतनी अधिक, इतनी ऊर्जा दे दी, और वो चला गया कहां पर, वो चला गया तीसरी से कहां पर, चौथी में। वापिस तीसरी से चौथी में चला गया, चौथी से वापिस कहां पर आएगा, तीसरी में आएगा। वो पांचवी से वापिस कहां पर आएगा, तीसरी में आएगा। अगर वो छठी में गया तो वापिस कहां पर आएगा, अगर वो सातवीं में गया तो वापिस कहां पर आएगा। इसका अर्थ बामर के बाद में कौन सी श्रेणी आती है, पाश्चन। पाश्चन श्रेणी के लिए N1 का मान कितना होगा, पाश्चन श्रेणी के लिए N1 का मान 3 होगा। लेकिन याद रखना N2 जो होगा वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और अनंत हो सकता है। आ रहा है समझ, ठीक है। अब की बार इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां आएगा, तो अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है कहां से, चौथी में गति कर रहा था
तो पांचवी से चौथी में आ जाएगा, छठी से चौथी में आ जाएगा, फिर सातवीं से कहाँ आ जाएगा। अब बताओ पास्चन के बाद में आती है ब्रैकेट, कौन सी आती है, ये कौन सी श्रेणी बन गई, ब्रैकेट, कौन सी बन गई, ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना है, n1 का मान कितना है ब्रैकेट के लिए, 4, कितना है 4, तो n2 का मान 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अनंत हो सकता है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को गति करवाते हैं अपन पांचवें कोष से, छठे में गया, छठे से कहाँ चला जाए, सातवें में चला जाए, वापिस आएगा, तो याद रखना छठे से पांचवें में आएगा और सातवें से कहाँ पर आएगा, पांचवें में आएगा, ठीक है। तो अब की बार कौन सी श्रेणी बन गई, ब्रैकेट के बाद में कौन सी आती है, फुंड श्रेणी, कौन सी आती है, फुंड श्रेणी आती है। फुंड श्रेणी के लिए n1 का मान कितना है, 5, n1 का मान कितना है, 5, क्लियर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लग गया, किसमें, छठे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और गति करता हुआ कहां पर चला गया, सातवें में चला गया, सातवें से वापिस कहां पर आएगा, छठी में आएगा, सातवें से वापिस कहां पर आएगा, छठी में आएगा। बताओ कौन सी श्रेणी बनी, हम्फ्री, कौन सी श्रेणी बनी, हम्फ्री। हम्फ्री के लिए n1 का मान कितना है, 6, तो फिर n2 का मान कितना है, 7, और कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है, 7, या फिर आप कहोगे अनंत हो सकता है। यह हाइड्रोजन का क्या है, स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आपको कितने प्रकार की श्रेणियां दिखाई देगी, 6 प्रकार की। पहले क्रम में कौन आएगा, लाइमन आएगा, कौन आएगा, दोबारा कौन आएगा, बामर, फिर 3 नंबर पर पास्चन, पास्चन, फिर हम्फ्री के लिए n1 का मान कितना है, और 7, और अनंत n2। लाइमन के लिए n1 का जो मान होगा वो होगा 1, और n2 का जो मान होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर है, अनंत तक जा सकता है, ठीक है। बामर के लिए n1 का मान कितना होगा, 2, कितना होगा, 2, n2 का मान 3, 4, 5, 6, 7, अनंत हो सकता है। फिर है पास्चन श्रेणी के लिए n1 का मान कितना होगा, 3, कितना होगा, 3, फिर n2 का मान पूछे तो 4, 5, 6, 7, अनंत हो सकता है। ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना होगा, 4, n2 का मान 5, 6, 7, ठीक है, अनंत हो सकता है। फुंड के लिए n1 बराबर 5, और हम्फ्री के लिए n बराबर 6, क्लियर है, ठीक है। बिना देख करके 2-3 बार देख देख करके बनाना, बिना देख करके बनाओगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये डायग्राम आपको कुछ नहीं सिखाता, ये डायग्राम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाएगा। बामर श्रेणी आ गई तो n1 क्या मानेंगे, n2 क्या मानेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। और प्रश्न को समझोगे तो आपको n2 प्रश्न में दिया जाएगा, n2 आपको प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक है। आगे ऊर्जाओं का अंतर है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखो लाइमन श्रेणी के लिए n1 मैंने आपको बता दिया, बामर श्रेणी के लिए बता दिया है, ये सारी चीज आगे आपके नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। अब ये एक लाइन एक्स्ट्रा दी गई है कि जो आपकी लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी प्रकाश क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इसका मतलब इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो पराबैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। फिर आ जाता है कि बामर श्रेणी जो है वो आपकी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में क्या होती है, उत्पन्न होती है। मतलब बामर श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र के तरंग दैर्ध्य के क्या होगी, बराबर होगी। आगे वाली जो सारी की सारी है वो IR क्षेत्र के अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। IR क्षेत्र का मतलब हो गया इंफ्रारेड, क्या हो गया, इंफ्रारेड अवरक्त, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, ठीक है। कौन कौन सी बताओ, बामर तक। लाइमन श्रेणी कहां पर प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है पराबैंगनी में। बामर श्रेणी कहां पर होती है, दृश्य प्रकाश में। पास्चन श्रेणी कहां पर प्राप्त होती है, पास्चन श्रेणी IR के अंदर। ब्रैकेट श्रेणी भी कहां पर होती है, IR के अंदर। और फुंड श्रेणी भी IR, और हम्फ्री श्रेणी भी IR, है ना। पास्चन IR, ब्रैकेट IR, पास्चन सॉरी फुंड IR, और हम्फ्री भी IR क्षेत्र के अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। IR को मतलब है इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, यानी इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो अवरक्त तरंग दैर्ध्य की क्या होती है,
बराबर होती है। ठीक है, आगे देखो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। न्यूमेरिकल बन सकता है, डायरेक्ट छोटा सा प्रश्न आ सकता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या प्राप्त करने का सूत्र आपके पास में n ब्रैकेट n माइनस 1 और बट्टा में क्या है 2, भाग में क्या दे रखा है 2। ठीक है, भाग में क्या दे रखा है 2। प्रश्न दे दिया कोई इलेक्ट्रॉन जो है सातवें कोष में, सातवें कोष से पहले कोष में विचरण करता है, पहले कोष में आता है, पहले कोष में आता है, तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी बनेगी, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी बनेगी। इसका मतलब है n बराबर क्या दे दिया आपको 7। n कोष है, n का मतलब क्या होता है कोष होता है ना, स्मॉल n का मतलब क्या होता है कोष होता है। अब पहले ही दे दिया इलेक्ट्रॉन सातवें कोष से पहले कोष में आता है, तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होगी। n का मान रखना आपको कितना 7, 7 माइनस क्या करना है 1 और बट्टा क्या करना है 2। ये बन गया 7 इंटू क्या बन गया 6 बट्टा क्या 2, 2 से 3 बार कटेगा 6, 7 तिया कितना हो गया 21 रेखाएं बनेगी, 21 रेखाएं बनेगी। ये सबसे सरल प्रश्न है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम का सबसे सरल प्रश्न है। अगर वो आपसे ये प्रश्न पूछे ना कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी, तो आंख बंद करके फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। ठीक है, समझ में आई बात। सातवें से पहले कोष में आ रहा है, छठे से पहले कोष में आ रहा है, दूसरे से पहले कोष में आ रहा है, तीसरे से पहले कोष में आ रहा है, तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है। और प्रश्न आ जाए कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी, तो फॉर्मूला 100% काम में आएगा, ये वाला सबसे सरल प्रश्न है, एक करके देख लो। ठीक है, लिखो प्रश्न लिखो। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को उच्च आवृत्ति का फोटोन दिया जाता है, उच्च आवृत्ति का फोटोन दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पांचवें कोष में चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पांचवें कोष में चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के दौरान, इस इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के दौरान कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी, कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी। कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी। दस आ रहा है सबका, किस किस ने नहीं किया, करो करो, कर लिया। प्रश्न ये कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को आपने उच्च आवृत्ति का फोटोन दिया, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पांचवें कोष में चला जाता है। अब ये पांचवें कोष में स्थायी है क्या, नहीं, नहीं है ना, वापिस कहाँ आएगा अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा और इलेक्ट्रॉन है अपना स्पेक्ट्रम प्रदर्शित
करेगा। तो उस स्पेक्ट्रम के दौरान कुल कितने प्रकार की आपको स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो 5 में से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, इसका मतलब n का मान कितना है, n का मान है 5 और n से आ रहा है वो याद रखना n1 में, n से n1 में आ रहा है। ठीक है, n1 निम्न ऊर्जा स्तर माना है हमने, ठीक है ना, याद रखना। तो 5 फॉर्मूला है हमारे पास में n ब्रैकेट n माइनस 1 बटा कितना 2, ठीक है ना। 5 इंटू 5 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 बटा क्या कर दिया हमने 2, 2 को 4 कितनी बार कटेगा 2 से कटेगा तो 5 तो कितना आ गया 10 रेखाएं आपको क्या होगी प्राप्त होगी, 10 रेखाएं क्या होगी प्राप्त होगी। ठीक है, अब प्रश्न ऐसा आ जाए स्पेक्ट्रम के दौरान कितनी लाइमन श्रेणियां प्राप्त होगी, कितनी बामर श्रेणियां प्राप्त होगी, कितनी पास्चन श्रेणी प्राप्त होगी, कितनी ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी, कितनी फुंड श्रेणी प्राप्त होगी और कितनी हम्फ्री श्रेणी प्राप्त होगी। तो फॉर्मूला आपको n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6 आपको क्या रखना है याद रखना है। अब देखो इधर लाइमन श्रेणी के लिए आपको काम में लेना है क्या n-1। लाइमन के बाद आती है बामर, क्या आती है बामर, बामर के लिए काम में लेना है n-2, ठीक है। बामर के बाद में आती है पाश्चन, क्या आती है पाश्चन, पाश्चन के लिए काम में लेना है n-3। पाश्चन के बाद में आता है आपका क्या ब्रैकेट श्रेणी और ब्रैकेट के लिए काम में लेना है आपको n-4। ब्रैकेट के बाद में आता है बताओ क्या फुंड श्रेणी और फुंड श्रेणी के लिए काम में लेना है n-5 और बच गई क्या हम्फ्री श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी के लिए काम में लेना है आपको क्या n-6, n-6। लेकिन याद रखना है हम्फ्री श्रेणी हमेशा और हमेशा प्राप्त होगी कितनी शून्य। हम्फ्री श्रेणी के लिए एक शब्द याद रखो क्या शून्य। क्लियर है, ठीक है। अब लाइमन श्रेणी के लिए n का मान कितना होता है, लाइमन श्रेणी के लिए n का मान कितना होता है, कितना होता है 1, ठीक है। बामर के लिए n1 का मान कितना होता है, पाश्चन के लिए n1 का मान कितना होता है और ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना होता है, फुंड के लिए n1 का मान कितना होता है और हम्फ्री के लिए n1 का मान कितना है, n1 का मान कितना होता है हम्फ्री के लिए 6 होता है, n का मान नहीं पूछा मैंने, ठीक है। अब प्रश्न लिखो एक, पढ़ते वक्त बातों पर कम ध्यान दो, टॉपिक चल रहा है ना उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो बेटर समझ आएगा और वो आपके लिए भी बेटर होगा और मेरे लिए भी बेटर होगा, ठीक है। लिखो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में गति करता है, पांचवें कोष में गति करता है, पांचवें कोष में गति करता है। तो पहले कोष में गिरते समय, पहले कोष में गिरने के बाद, पहले कोष में गिरने के बाद प्राप्त लाइमन, प्राप्त लाइमन, प्राप्त लाइमन और पाश्चन श्रेणी की संख्याओं, पाश्चन श्रेणी की संख्याओं की गणना करो, पाश्चन श्रेणी की संख्याओं की गणना करो।
पाश्चन श्रेणी की संख्याओं की गणना करो। प्रश्न में ये देखा है क्या, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की गणना करो। अलग दे रखा है ना, क्या दे रखा है अलग, बामर श्रेणी की संख्या पूछी है और किसकी पूछी है, पाश्चन। तो लाइमन की पूछी है क्या, लाइमन और पाश्चन, लाइमन और पाश्चन की आपको क्या पूछी है, संख्या पूछी है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिर रहा है, पांचवें कोष से पहले कोष में गिर रहा है। इसका मतलब n का तो मान है आपके पास में 5, कितना है, 5 है। तो लाइमन की ज्ञात करनी है तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, 1, और पाश्चन की ज्ञात करनी है तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, 5 माइनस क्या आ जाएगा, 3। तो लाइमन 5 माइनस 1 कितना प्राप्त हुआ, 4, कितना प्राप्त हुआ, 4। और पाश्चन 5 माइनस 3 कितना प्राप्त हुआ, 2, कितनी प्राप्त हुई, 2। तो 4 तो बनेगी कौन सी श्रेणी, लाइमन, और 2 बनेगी कौन सी, पाश्चन श्रेणी। कौन सी बनेगी, पाश्चन। ठीक है, तो 5 और 2 कितनी होगी, 7। कुल कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी। क्लियर है, लाइमन कितनी बनेगी, 4, और पाश्चन कितनी बनेगी, 2। ठीक है, अब यही प्रश्न दे दिया जाए आपसे और आपसे पूछे बताओ कितनी फुंड श्रेणी बनेगी और कितनी हम्फ्री श्रेणी बनेगी। हम्फ्री शून्य और फुंड, अगर आप देखो इसको शून्य, यहाँ पर शून्य याद ना रखो ना, तो अगर आप इसको n-6 करोगे, n-6 करोगे तो फुंड श्रेणी कितनी बनेगी, तो n का मान 5 है, n का मान कितना है, 5, यानी 5वें कोष से पहले कोष में आ रहा है, तो 5 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 0। जब फुंड ही 0 है तो हम्फ्री तक तो जाएगी नहीं, 0 ही प्राप्त होगी। समझ आ गई बात, फुंड ही आपको 0 प्राप्त होगी तो हम्फ्री तो प्राप्त ही नहीं होगी ना। वो स्पेक्ट्रम कहां तक रुक गया, वो स्पेक्ट्रम रुक गया ब्रैकेट श्रेणी तक। कहां तक रुक गया, ब्रैकेट श्रेणी तक रुक गया। क्लियर है बात, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार बन सकता है, हमारे लेवल के 2 ही प्रश्न बन सकते हैं, फिर भी मैंने एडवांस में 2 चीजें और डाल दी है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा दे प्रश्न का तो आगे वाला जो आज आपको नोट्स वितरित किया है वो नोट्स निकाल लो। ये समझ आया क्या, नोट्स नहीं मिले, पीछे नोट्स नहीं मिले, जिनके पास नोट्स नहीं आके ले जाओ, जिनके पास नोट्स नहीं है आकर के ले जाओ। नोट्स मिल गए सबको, पीछे है नोट्स, आपके पास है नोट्स। देखो इधर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन N2 कोष से, किससे, N2 कोष से N1 कोष में आ रहा है, N2 कोष से N1 कोष में आता है, लेकिन N1 का मान क्या दे रखा है आपको, N1 का मान वो 1 न हो, N1 का मान 1 न हो। अब N1 2 हो सकता है, N1 3 हो सकता है, N1 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। क्लियर है बात, समझ आ गई बात, यानी इलेक्ट्रॉन N2 कोष, N2 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। समझ आ गई बात, और N1 जो है वो 1 न होकर के 1 से कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इस समय आपको क्या पूछी जाए, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो फॉर्मूला है आपके पास में N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, और ब्रैकेट बताओ क्या है, N2 माइनस N1 प्लस में क्या है, 1, और भाग में क्या है, 2, भाग में क्या है, 2। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, ये फॉर्मूला जब काम में लेना है जब कोई इलेक्ट्रॉन N2 कोष से N1 में आए, लेकिन N1 का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है, N1 का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है। प्रश्न देखो क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा तल 5 से निम्न ऊर्जा तल 2 में संक्रमण करता है तब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। यानी 5वें से पहले में नहीं आ रहा, 5वें से, अगर 5वें से पहले में आता ना,
और आपसे पूछा जाए कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, तब आपका जो आंसर आता वो n ब्रैकेट n-1/2 से आता। क्लियर है? ये 5 में से किस में आ रहा है? दूसरे में आ रहा है। इसका मतलब n2 का मान तो कितना दे दिया आपको? 5 दे दिया। और n1 का मान कितना दे दिया आपको? 2 दे दिया। प्रश्न यही कह रहा है कि n1 का मान आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। अब कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, तब n2 का मान रखना है 5, n1 का मान रखना है 2। n2 का मान रखना है 5, n1 का मान रखना है 2 और प्लस क्या करना है 1। देखो n2 का मान आप रखोगे 5, माइनस क्या है 2, माइनस क्या है 2, 5 माइनस 2 3 लिख दें। चलो 3 गुणा n2 का मान कितना है 5, n1 का मान कितना है 5 में 2 3 सॉरी 2 गया 3, 3 को 1 से प्लस करोगे कितना आ गया 4, 4 बटा कितना आ गया 2, 4 तिया 12/2 कितना आ जाएगा? कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी बनेगी? 6 बनेगी। कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी बनेगी? 6 बनेगी। लिख लिया? समझ आ गया ना? अब आप करोगे एक प्रश्न। इस प्रश्न को डायरेक्ट एक शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं। देखो शॉर्टली क्या दे रखा है? शॉर्टली दे रखा है आपको n1 और n2 का क्या देखना है? अंतर देखना है। यानी अंतर को लिखते हैं अपन डेल्टा n बराबर क्या लिखते हैं? n2 माइनस में क्या करते हैं? n1। n2 का मान था आपके पास में 5, कितना था 5। n1 का मान कितना आपके पास में 2, तो 5 में से 2 गए कितने बच गए? 3। अब देखो 3 से पहले कौन कौन सी संख्या आती है? 3 से पहले आती है 2 और 3 से पहले आती है 1। जितनी संख्या है उन सबको 3 के अंदर क्या करना है आपको? जोड़ना है। 3 2 5 और 1 कितनी संख्याएं बन गई? 6 संख्या। क्लियर है? अगर सूत्र याद नहीं रहे तो दोनों जो आपके कोस हैं n2 और n1 उसका अंतर निकालो। जो उत्तर आए उससे पहले कौन कौन सी संख्याएं आती है उन संख्याओं को इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। तो आपके पास में उस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, लिखो फिर प्रश्न लिखो। कोई इलेक्ट्रॉन 8वें कोष से, कोई इलेक्ट्रॉन 8वें कोष से 5वें कोष में गिरता है। 8वें कोष से 5वें कोष में गिरता है तो स्पेक्ट्रम के दौरान बनने वाली कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होगी? कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होगी? 8वें कोष से किस में गिर रहा है? 5वें कोष में गिर रहा है। आया क्या? 6 है सबका? ठीक है, सूत्र से भी 6 आ रहा है, वैसे भी क्या आ रहा है 6। दोनों का अंतर कितना? 8 में से 5 गए 3, 3 से पहले कितनी संख्याएं? 2 और 1, जोड़ दो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें एक चीज और दे रखी है आपको। देखो स्पेक्ट्रमी रेखाएं इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने से क्या होती है? प्राप्त होती है ना? इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करता है तो फोटोन उत्सर्जित करेगा। संक्रमण का अर्थ क्या होता है? देखो ये है हमारे पास में नाभिक और नाभिक के चारों ओर ये क्या है? कोष है। इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर था, इसको जब आपने ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया? यहां पर चला गया। वापिस अपनी ऊर्जा को कम करके इलेक्ट्रॉन वापिस कहां पर आएगा? यहां आएगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जाना, उच्च ऊर्जा स्तर से वापिस निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आना कहलाता है संक्रमण। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना और उच्च ऊर्जा स्तर से वापिस का आना, निम्न ऊर्जा स्तर में आना। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन निश्चित आवृत्ति की लैम्डा उत्सर्जित करता है।
तरंग दैर्ध्य क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इस तरंग दैर्ध्य की आपको निकालनी है क्या, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है आपको, इसका लैम्डा ज्ञात करना है इस इलेक्ट्रॉन का। तो आपको एक सूत्र दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सूत्र दे रखा है, लैम्डा बराबर 1/लैम्डा बराबर सूत्र दे रखा है क्या, आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये दे रखा है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये है सूत्र। क्या ज्ञात करने का, कोई ना, वो तो मात्रक दे रखा है, सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, ठीक है, ये सूत्र दे रखा है। अब ये इस पर आधारित आपके कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। इसमें आपको ये चीज पूछा जा सकता है, फॉर्मूला देकर के आपसे पूछा जाता है आर क्या है, फॉर्मूला देकर के आपसे क्या पूछा जा सकता है, आर क्या है। तो ये आर जो है ना, एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, और इसको कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। क्या दिया गया है, रिडबर्ग नियतांक। और इस रिडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होती है बताओ, 1096 और कितनी होती है, 77, 1096 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना, 1096 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर आप इसको पूरा पूरा याद रखना चाहो तो इसको आप याद रख सकते हो कितना, 1097 याद रख सकते हो, यानी पूरा पूरा। अगर आपको इसको भिन्न के अंदर आंसर नहीं लेके आना है, पूरी पूरी ये वैल्यू कटे तब इसको याद कर सकते हो 1097। क्लियर है, वरना एग्जिट वैल्यू होती है 1096 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग क्या है, नियतांक है। आप कहो तो इस पर अपन प्रश्न कर लेते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कर लेंगे, बाद में करवा देंगे। हाँ, आगे चलो। और जेड क्या है पता है आपको, जेड क्या है, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। क्लियर है बात, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है आर का मान, और आर का मान पूछा जा सकता है, आर का मान पूछा जा सकता है, ठीक है। जितने भी नियतांक आएंगे ना केमिस्ट्री में, उन नियतांकों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू 1096 या 1096 1097। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, बोहर मॉडल की कमियां, बोहर मॉडल की कमियां, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आएगी बात किसकी, बोहर मॉडल की कमियां। कमी पहली है कि केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज पर क्या होता है, लागू होता है। मतलब जिस परमाणु के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, उन इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं कर सकते, उन इलेक्ट्रॉन पर हम इस बोर परमाणु को लागू नहीं कर सकते। क्लियर है बात। दूसरी बात, यह जीमान प्रभाव और कौन सा प्रभाव, स्टार्क प्रभाव को नहीं समझाता। ये डीपीपी का क्वेश्चन था, डीपीपी का क्वेश्चन था क्या ये, आज नहीं 2 दिन पहले की डीपीपी का, आए नहीं क्या, चलो कोई ना, इंग्लिश क्लास लगाने चले गए थे। चलो, जीमान प्रभाव और कौन से प्रभाव को, स्टार्क प्रभाव को नहीं समझाता। देखो जीमान प्रभाव क्या होता है, ये है एक चुंबक का ध्रुव और ये है इस चुंबक का दूसरा ध्रुव। जीमान प्रभाव, जीवाणु लिखा हुआ था क्या, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना, जीमान प्रभाव कर लेना। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये है चुंबक के 2 ध्रुव, एक को लिखा हमने N ध्रुव, एक को लिखा S ध्रुव, और एक हमारे पास में विद्युत क्षेत्र जिसकी एक प्लेट पर है प्लस चार्ज और एक प्लेट पर है माइनस चार्ज, एक प्लेट पर है माइनस चार्ज, ये है विद्युत क्षेत्र। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन होता है तो अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं, जिसे अपन कहते हैं जीमान प्रभाव। क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। ऐसा प्रभाव जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह अलग अलग रंगों में वितरित हो जाती है, फट जाती है। इस प्रभाव को अपन कहते हैं जीमान प्रभाव। इस जीमान प्रभाव की व्याख्या कौन नहीं करता, बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। जीमान प्रभाव की व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। यहां पर मान लीजिए आपने
हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा। हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो यहाँ से अलग अलग रंगों के अंदर क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और इसी विभाजन को अपन कहते हैं जीमान प्रभाव। क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव कहते हैं। इसको नाम दिया हमने जीमान प्रभाव। जब स्पेक्ट्रम को गुजारा जाता है कहां से? विद्युत क्षेत्र से। स्पेक्ट्रम को गुजारा जाता है कहां से? विद्युत क्षेत्र से। तब कंडीशन यही होती है। ये तो था चुंबकीय क्षेत्र, वो था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को गुजारा जाता है तो यह भी स्पेक्ट्रम अलग अलग रेखाओं की के अंदर क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्टार्क प्रभाव। क्या कहेंगे? स्टार्क प्रभाव कहेंगे। स्टार्क प्रभाव इन दोनों चीज की व्याख्या नहीं करता। कौन नहीं करता? बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। क्लियर है? ठीक है। कितनी कमियां पढ़ ली? 2 कमियां। कितनी? पहली कमी कौन सी है? एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है, बहु इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू नहीं होता। दूसरी कमी कौन सी है? जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को व्याख्या नहीं करता। तीसरी कमी है, याद रखना है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की जानकारी नहीं देता। तीव्रता मतलब देखो मैं बोल रहा हूं ना, अगर मेरे बोलने से ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है तो ध्वनि जो तरंग है उस क्षेत्र से कितनी ध्वनि तरंग गुजर रही है, उस क्षेत्र से मतलब वहां पर कोई एक होल है, सुराख है, उस सुराख से कितनी ध्वनि तरंगे निकल रही है, उनकी संख्या कहलाती है तीव्रता। क्या कहलाती है? तीव्रता। अब जो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य आपने पढ़ी थी, उन तरंग दैर्ध्यों की संख्या कितनी है, उस संख्या की जानकारी नहीं देता। कौन नहीं देता? बोर मॉडल नहीं देता। ठीक है। फिर याद रखना है, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाता। परमाणु के स्थायित्व को मतलब यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ता है तो बंध क्यों बनाता है? बंध क्यों बनाता है? जैसे नाइट्रोजन इस अवस्था में स्थायी नहीं रह पाता। नाइट्रोजन अपने समान परमाणु के साथ में क्या करता है? क्रिया करके नाइट्रोजन का क्या बना लेता है? अणु बना लेता है। इसने बंध क्यों बनाया? इस बात की जानकारी नहीं देता। कौन नहीं देता? बोर का परमाणु मॉडल नहीं देता, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन कब? जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रासायनिक बंध का क्या पढ़ेंगे? निर्माण पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाओ आप, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप या तरंग यांत्रिकी। आधुनिक परमाणु प्रतिरूप या तरंग यांत्रिकी। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का अर्थ क्या होता है? द्वैत प्रकृति का अर्थ होता है दो प्रकृति रखने वाला। दो प्रकृति रखने वाला। अब दो प्रकृति क्या है? दो प्रकृति, एक उसके पास तरंग का व्यवहार होगा और एक उसके पास कण का व्यवहार होगा। एक उसके पास किसका व्यवहार होगा? कण का व्यवहार होगा। एक तरंग का और एक कण का। कोई भी गतिशील कण है, जब भी वो गति करता है तो उसके पास उसका एक तो कणीय व्यवहार होता है और एक होता है तरंग का व्यवहार। हम इसी रूम की चर्चा कर लेते हैं। ये रूम बिल्कुल क्या है? शांत है। बिल्कुल क्या है? शांत है। इसमें कोई नहीं है। सुबह सुबह कोई एक स्टूडेंट आया और जब वो इसके अंदर एंट्री करेगा तो उसके हाथ से कुछ ऐसी वस्तु थी, वो नीचे गिर गई। कमरे में माध्यम था, वायु माध्यम था। नीचे गिरने के बाद में आवाज आई जोर से। वो आवाज बाहर बैठा हुआ कोई टीचर या बाहर आप खड़े थे, आपको सुनाई दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो वस्तु गिरी तो इस कमरे में था वायु, और वायु माध्यम जो होता है ना, वो कणों से मिलकर बना होता है। जब वस्तु गिरी तो गिरने के बाद में कणों में क्या हुआ? कंपन। कंपन हुआ। एक कण ने दूसरे कण को डिस्टरबेंस किया, दूसरे कण ने तीसरे कण को डिस्टरबेंस किया। इसका अर्थ ये हुआ कि वो डिस्टरबेंस पूरे कमरे के अंदर क्या हो गया? फैल गया। अब कण क्या करने लगे? गति करने लगे। कण है इसलिए प्रकृति कैसी? कणों की गति करने लगे। इसका मतलब उसके पास में उसका कौन सा गुण आ गया? तरंग गुण आ गया। कौन गुण आ गया? तरंग। तो कोई भी कण है
उसके पास जब वो गति करता है तो दो व्यवहार होते हैं, एक कण का और एक क्या होता है, तरंग का। क्या होता है, तरंग का। इसको ही डी ब्रोगली का क्या कहते हैं अपन, द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहते हैं। आप प्रकाश के बारे में चर्चा कर सकते हो, प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है और प्रकाश के पास तरंग प्रकृति भी होती है। प्रकाश के पास क्या होती है, तरंग प्रकृति भी होती है। लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो निर्वात में भी गति कर सकती है। लेकिन ये जो द्वैत प्रकृति वाली जो तरंग है, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, मतलब बिना माध्यम के गति नहीं कर सकती। ठीक है, इसके पास में क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। मैं आप बोल रहा हूं, अगर मेरे और आपके बीच में माध्यम है तो वायु माध्यम है। अगर ये वायु माध्यम नहीं है तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, केवल और केवल होठ हिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसी तरंग को अपन कहते हैं द्वैत प्रकृति सिद्धांत के माध्यम से अपन इसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। ठीक है, अब जो तरंग प्रकृति है, तरंग दे दिया, उसके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तरंग प्रकृति के अंदर हमने पढ़ा कि जो तरंग है ये समानुपाती जो होता है, ये होता है किसके, संवेग के। तरंग जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है संवेग के। तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती पी। और अगर मैं ऐसा बोलूं समानुपाती, तब आप कहोगे 1/p। लैम्डा समानुपाती 1/p, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती p। फर्क है दोनों बातों में। समानुपाती 1/p, यानी 1/p की तो डायरेक्ट क्या है, समानुपाती है, लेकिन p के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। p के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। वही है, अगर आप समानुपाती का निशान हटाओगे तो बताओ एक नियतांक आएगा आपके पास में, लिखा हुआ है, बताओ क्या आएगा, प्लांक नियतांक है h, और नीचे भाग में क्या है, p। ये है द्वैत प्रकृति सिद्धांत किसका, किसका, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। लैम्डा बराबर h/p, h प्लांक नियतांक है। इसका अर्थ है कि डी ब्रोगली ने जो द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था उसमें सहायता ली थी कौन से सिद्धांत की, हाँ, प्लांक नियतांक की क्या ली थी, सहायता, यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की क्या ली थी, सहायता ली थी। तो अगर प्रश्न आ जाए डी ब्रोगली तरंग समीकरण है किसके सिद्धांत पर आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब बताओ, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि संवेग होता है वो क्या होता है, पढ़ के आ रहे हैं ना अपन, संवेग होता है वो क्या होता है, P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। खा जाएगी तीन क्यों, हाँ थान तीन ना, पीछे नहीं, आगे बेचारा है, पहले तो खड़े हो तुम। ओ के तरीको है, के हो कटू सी, के हो, हाथ नीचे कर, हाँ हाथ नीचे कर, के बोले तू है, बाहर चल क्लास, बाहर चल। खड़ा हो, खड़ा हो। संवेग क्या होता है? खड़ू आ तू, कहाँ से आता है? यहीं से है? घर वालों को पता है तू पढ़ने जाता है? कितनी फीस भर रखी है तूने? पढ़ जा नीचे। संवेग होता है P बराबर m इंटू वी। अगर इस समीकरण में लेमडा बराबर h/p का मान रखें तो क्या बन जाएगा, m इंटू क्या बन जाएगा, v। इसका मतलब ये है दूसरा समीकरण बन गया द्वैत प्रकृति का, लेमडा बराबर h/m इंटू वी। और एक होता है लेमडा बराबर h/v, लेमडा बराबर h/p। h क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है,
अब एक संबंध निकालना है हमें, किस किस के बीच में, संवेग और किसके बीच में, तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। 1/2 क्या होता है, mv²। किसके बराबर होता है ये, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अगर इस 2 को मैं इधर ले आऊं तो क्या हमारे पास में ये बनेगा 2ke बराबर mv²। 2ke बराबर mv² बन जाएगा। 1/2 mv² में 2 को हम कहां पर लेके आए, इसके गुणा में लेके आए, तो ये बन गया mv²। क्लियर है। इस समीकरण को दोनों तरफ m से क्या कर दें, गुणा कर दें। कौन सी समीकरण को, इसको। अगर इसके मैं गुणा में लगा दूं m और इसके गुणा में लगा दूं m, तो ये बन गया आपके पास में 2m काइनेटिक एनर्जी और बराबर ये बन गया m² v²। m²v²। इसका अर्थ ये है कि आपने पढ़ा P बराबर m इंटू v। अगर इसका स्क्वायर किया जाए, इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या आपको m² v² प्राप्त होगा। ये किसके बराबर है, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर है, p²। संवेग के स्क्वायर का सूत्र होता है द्रव्यमान का स्क्वायर और v², वेग का स्क्वायर। और संवेग होता है p बराबर m इंटू v। p बराबर m इंटू v। समझ आई बात, आया नहीं है समझ। अब आपको ज्ञात करना है यहां से, अगर p² mv² होता है तो p, इसको अगर आप p ज्ञात करोगे p की फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर में रूट में चला जाएगा क्या, m² और क्या हो जाएगा v²। m² और क्या हो जाएगा v²। बात वही आ जाएगी वापस, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको तो अपन रूट में रहने देते हैं, p² बराबर क्या हो जाएगा mv²। अब बताओ इसमें अपन क्या सुधार कर सकते हैं, p बराबर m इंटू v। 2km उधर चला जाएगा, ये ke बराबर आ गया m² v² अपॉन 2m, और m ज्ञात करें तो ke, 2 तो आ गया ना इधर गुणा में, 2m ke बराबर m² v²। एक रिलेशन निकलेगा यहाँ से, और p बराबर p² 2m ke बराबर m² v²। ये हो जाएगा आपका m² और हो जाएगा v² बराबर 2m ke। अब देखो हो जाएगा, इसको लिखा हमने p², क्या लिखा इसको p², और इसको लिखा हमने 2m ke। आपको ज्ञात करना है p, क्या ज्ञात करना है, p ज्ञात करना है। p ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा अंडरूट में, कितना आ जाएगा 2m ke। क्या आ जाएगा 2m ke। ये किसका मान निकला, ये संवेग का मान निकला p का। अब आपके पास में है किसका, ये p² है ना, ये p² बराबर है, इसका स्क्वायर हटाओ गया तो सामने वाली वैल्यू के लग जाता है रूट, सामने वाली वैल्यू क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। अब आपके पास में फॉर्मूला था, वो था लैम्डा बराबर h अपॉन क्या था, p था। लैम्डा बराबर h अपॉन क्या था, p था। तो ये p की जगह मान रखते अपन क्या, लैम्डा बराबर h अपॉन 2m के, और क्या है e, ये किस में है, रूट में। ये तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के संबंध के बीच, ठीक है, अपना रिश्ता बताता है, और इसलिए इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा के पदों में किसकी समीकरण, डी ब्रोगली की द्वैत समीकरण। ठीक है, 3 समीकरणें पढ़ी है। पहली समीकरण पढ़ी है आपने कौन सी, लैम्डा बराबर h अपॉन p, संवेग के साथ में तरंग दैर्ध्य का क्या है, संबंध है।
दूसरी समीकरण पढ़िए, लेमडा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी, द्रव्यमान और वेग के साथ में लेमडा का क्या है, संबंध है। तीसरी समीकरण आपने पढ़ी है, लेमडा बराबर एच अपॉन रूट टू एम के ई, ये संबंध बताती है गतिज ऊर्जा के साथ में, ठीक है ना। तो द्वैत प्रकृति तीन समीकरण आपके पास में, डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति का समीकरण संवेग के साथ में पूछ ले ये है, डी ब्रोगली की वेग और द्रव्यमान के साथ में संबंध पूछ ले तब ये है, और गतिज ऊर्जा के साथ में डी ब्रोगली द्वैत प्रकृति का तरंग समीकरण पूछ ले तो आपका ये, ठीक है। तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल इस पे आएगा नहीं, न्यूमेरिकल आएगा तो सरल सा न्यूमेरिकल आएगा, अपन तीन कंडीशन पढ़ेंगे उससे हो जाएगा, लेकिन तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, द्वैत प्रकृति सिद्धांत के अनुसार तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा में संबंध बताने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है। समझ में आ गई बात, डायरेक्ट आपको समीकरण याद होना चाहिए। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट है, अगर आपको द्रव्यमान क्या दिया गया है, स्थिर दिया गया है, द्रव्यमान स्थिर दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब है लेमडा बराबर एच अपॉन आपने पढ़ा है एम इंटू क्या पढ़ा है वी, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग दोनों के व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्ध्य, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्ध्य। अगर आपने इसको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, नियत मान लिया, तो हम कह सकते हैं लेमडा व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, एक बटे वी के, नहीं वी के, एक बटे वी के तो समानुपाती हो गया, लेमडा व्युत्क्रमानुपाती किसके, वी के। हम कह सकते हैं लेमडा 1 और लेमडा 2 का जो अनुपात होगा वो अनुपात बराबर होगा V2 अपॉन V1 के, V2 अपॉन V1 के, पहला केस। ये केस हमें ये बताता है कि अगर आपने किसी तरंग का वेग बढ़ा दिया तो उसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे एक तो अपना बाटो फेंका धीरे से, वेग कम है, वेग क्या है, कम है, ज्यादा दूरी तक जाओ कम दूरी तक जाओगे, कम दूरी तक जाओगे। एक बाटो पे का आप तकड़े वेग हो तो ज्यादा दूरी तक जाओगे, ज्यादा दूरी मतलब तरंग दैर्ध्य के है ज्यादा, वेग के है कम। अगर वेग को बढ़ा दिया तो दूरी कम, तरंग लंबाई कम, और वेग को कम कर दिया तो तरंग लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात बताता है तरंग दैर्ध्य का समीकरण कौन सा है, एच अपॉन एम वी, और लेमडा व्युत्क्रमानुपात है एक बटा वी, कब, जब आपने द्रव्यमान को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। केस नंबर 2 हमें क्या बताता है, केस नंबर 2 हमें बताता है कि अगर आपने v को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, v को स्थिर कर दिया तो फॉर्मूला आपका यही काम आएगा। अब की बार आपने वेग को स्थिर किया है तो फिर v जो है, सॉरी लेमडा जो है आपका वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, m के, व्युत्क्रमानुपाती हो गया m के। इसका मतलब है लेमडा 1 और लेमडा जो 2 है इसका अनुपात आएगा वो आएगा m2 अपॉन m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। क्लियर है बात, ठीक है। ये था m स्थिर, ये था v स्थिर। अगर दोनों बदल रहे हैं, दोनों ही क्या है, m भी बदल रहा है और v भी क्या है, बदले, तब उस कंडीशन के अंदर याद रखना है आपको, जो लेमडा 1 और लेमडा 2 का अनुपात है वो v2 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 और क्या हो जाएगा m1, v1 और क्या हो जाएगा m1। तीन कंडीशन आपको इसमें याद रखनी है। समझ आया। प्रश्न है एक आगे, प्रश्न दिया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण एक समान वेग से क्या है, गतिशील है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है, इनका वेग क्या है एक समान वेग से क्या है, गतिशील है। कण एक समान वेग से गतिशील है, गतिशील है, तब इनकी तरंग दैर्ध्यों का क्या बताना है आपको, बढ़ता क्रम बताना है। तरंग
दैर्ध्य का बढ़ता क्रम बताओ। बढ़ता क्रम आपको बताना है, क्या होगा। तीनों का वेग क्या है, समान है। वेग क्या है, समान है। वेग समान है, इसका मतलब द्रव्यमान अलग होगा। द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा। कंडीशन पहली आपने पढ़ी है, जब m स्थिर किया जाए तब लेमडा जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है v के, व्युत्क्रमानुपाती होता है v के। और जब वेग समान कर दिया जाए तब याद रखना लेमडा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, m के। यहाँ पर वेग तो एक समान है, वेग क्या है, एक समान है। तो अब आपको द्रव्यमान का क्रम देख लो, और द्रव्यमान का क्रम देख लोगे तब ये प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। वेग एक समान कर दिया, ऊपर वाली समीकरण काम में नहीं आएगी, नीचे वाली समीकरण काम में आएगी। इसका मतलब है जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी लेमडा का मान क्या है, कम है। उसकी लेमडा का मान क्या है, कम है। तो बताओ इनमें से सबसे भारी कण कौन सा है, भारी कण कौन सा है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा है। इलेक्ट्रॉन भारी है, न्यूट्रॉन भारी है, अल्फा कण सबसे भारी है। अल्फा कण क्या है, सबसे पहले देखो द्रव्यमान का क्रम देखो इनका, द्रव्यमान का क्या देखना है, क्रम देखना है। और बढ़ता क्रम देखो द्रव्यमान का, बढ़ता क्रम देखोगे द्रव्यमान का तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से भारी होता है क्या, अल्फा कण। ये तो किसका क्रम है, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तो इसका उल्टा करोगे आप तो तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम आ जाएगा आपके पास में। जस्ट इसका उल्टा करोगे तरंग दैर्ध्य का क्या आ जाएगा, घटता क्रम। और घटते क्रम का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बढ़ता क्रम आ जाएगा। नहीं समझ आया, ध्यान दो, ये तो द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। अब इसका उल्टा करो आप, द्रव्यमान बढ़ेगा तो याद रखना लेमडा घटेगी, द्रव्यमान बढ़ेगा तो लेमडा घटेगी। इसका उल्टा करो, ये है अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेमडा का क्या है, ये लेमडा का क्या है, बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है। अरे जिसकी द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा ना उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, यही तो कह रही है समीकरण। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, तो सबसे ज्यादा भारी लेमडा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो ये लेमडा का बढ़ता क्रम है, लेमडा का क्या है, ये बढ़ता क्रम है। ऊपर वाला किसका क्रम है, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। ठीक है, प्रश्न देखो अगला। ये तो कर लोगे आप, कर लोगे। दूसरा करवा दूं, दूसरा अपने काम की चीज है, ऊपर वाला तो ऐसे दिया गया है। ठीक है, एक अणु SO2 गैस, एक अणु क्या है, SO2 गैस। एक अणु SO2 गैस है, और एक अणु कौन सी गैस है, एक अणु है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। एक अणु SO2 गैस है और एक अणु है ऑक्सीजन गैस। एक समान वेग से क्या है, गतिशील, एक समान वेग से गतिशील है। इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। वेग समान कर दिया, इसका मतलब देखो द्रव्यमान, किसको देखोगे, द्रव्यमान को। एक समान वेग से गतिशील है, तो इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्या देखना है आपको, अनुपात देखना है। हमने पढ़ा है जब वेग समान हो तब लेमडा व्युत्क्रमानुपाती होती है m के, लेमडा व्युत्क्रमानुपाती होती है m के। यानी लेमडा 1 लेमडा 2 का जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा m2 अपॉन m1 के। अब आपको देखना है SO2 का द्रव्यमान कितना होता है और O2 का द्रव्यमान कितना होता है। SO2 का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे आप, कैसे ज्ञात करोगे, हाँ कैसे ज्ञात करोगे, हाँ? पहले सल्फर का द्रव्यमान देखो, फिर ऑक्सीजन का क्या देखो आप, द्रव्यमान देखो।
नीचे वाले में ऑक्सीजन का अणु भार दे रखा है आपको। सल्फर होता है कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। ये आ गया 32। और ये होता है 1 का 16। होता है क्या? 1 का 16 होता है। दो 16 दूनी कितनी हो गई? 32। 32 और 32 कितना आ गया? 64। ऑक्सीजन अणु दे रखा है नीचे आपका, ये SO2 है और ये क्या है आपका? O2 है। तो O2 का कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। 1 का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। 32 एकम 32, 32 दुआ 64। अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 1। 2 1 अनुपात 2 है। अच्छा मैंने ऊपर उल्टा लिख दिया क्या? ठीक है भी। MsO2। अच्छा ये पहला M1 है और ये क्या है? M2 है। तो M2 कितना है आपके पास में? 32 है। M2 कितना है? 32 है। और ये कितना है? 64। 32 एकम 32, 32 दुआ 64। 1 अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। कर लोगे? ये प्रश्न इस प्रकार दिया गया, एक कण जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है 3 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दे दे ज्ञात करो। डी ब्रोगली तरंग दे दे ज्ञात करो। v का मान कितना दे रखा है? v का मान दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 5। ये किस में है? मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में है, ठीक है ना। और एक द्रव्यमान दे रखा है आपको 100 ग्राम, ये ग्राम में है। और वो किस में? मीटर में। अगर वो किलोमीटर में होता ना तो इसको अपन क्या कर देते? किलोमीटर कर देते, किलोग्राम कर देते, सॉरी। तो अब इस 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है आपको। किस में बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। देखो 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। मैं ये कहूं कि 100 ग्राम में 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? कितने किलोग्राम है? तो 100 ग्राम को आप भाग दे दो किससे? 1000 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 0.1 क्या आ जाएगा? किलोग्राम। ये आ गया आपके पास में किलोग्राम, ठीक है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है लेमडा ज्ञात करने का, H/m इंटू क्या होता है? V होता है, ठीक है। H का मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन m दे रखा है कितना? दे रखा है 0.1 इंटू V दे रखा है कितना? 3 इंटू 10 की पावर 5। देखो पॉइंट में कटता नहीं है ना, तो ये 0.1 है, एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो ये दशमलव हटाओगे ना आप तो ऊपर लग जाएगा 10। कितना लग जाएगा? 10। ये कितने अंक छोड़ के है? इधर से 3 अंक छोड़ के है, तो इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे भाग में लग जाएगा कितना? 1000। कितना लग जाएगा? 1000। क्लियर है बात? अब ये 1 जीरो से क्या हो गया? 1 जीरो कट गया, ठीक है। ये 3 गुणा 10 की पावर 5 और ऊपर कितना है? 10 की पावर -34। 3 गुणा 5 10 की पावर 5 और 2 जीरो ये है, 10 की पावर कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 10 की पावर 7। तो इसको लिखा हमने 626। 10 की पावर -34 है, इसको ऊपर ले जाओगे 10 की पावर 7 में -34 कम हो जाए, -34 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, यानी ये 10 की पावर 5 और 2 जीरो 10 की पावर 7 बन गए। 10 की पावर 7 ऊपर जाती 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। भाग में क्या आपके पास में बताओ? इस एक को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। 10 की पावर -34 और 10 की पावर -7, 10 की पावर माइनस का कितना बन जाएगा? 41। 10 की पावर माइनस का कितना बन जाएगा? 41। 626 इंटू 10 की पावर -41 माइनस के 41 भाग देना है आपको किससे? 3 से। आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने सोल्व नहीं किया, सोल्व आपको करना है। 0 पॉइंट किस में? मैंने क्या बोला? नहीं वो ग्राम में रखा जाएगा, किलोग्राम में रखा जाएगा, सॉरी ग्राम में नहीं किलोग्राम में रखा जाएगा। किस में? क्या कह रहे हो? ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। हाँ तो फिर क्या हो गया? तो ये जूल, इसका मात्रक देखो ऐसा ही मात्रक है जूल है, इसका भी तो मात्रक देखो ना ऐसा ही मात्रक है जूल। हाँ कहाँ पर? नहीं ये माइनस का है, ये माइनस का है,
दोनों के जोड़ोगे तो माइनस का ही आएगा ना। जोड़ रहे हो 41, लेकिन है किसका? माइनस का। देखो इधर देखो, ये एसआई मात्रक है, ये आपका क्या है? जूल। ये एसआई मात्रक है। किलोग्राम आपका एमकेएस मात्रक है। किलोग्राम आपका क्या है? एमकेएस मात्रक है। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको? ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम, सॉरी ग्राम आपका क्या है? एमकेएस मात्रक है, आपका सीजीएस मात्रक है, उसको आपका एमकेएस मात्रक बनाना पड़ेगा। ये जो ग्राम है ये आपका क्या है? सीजीएस मात्रक है। ये आपका एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। एमकेएस और एसआई मात्रक दोनों एक ही होते हैं। एमकेएस और एसआई मात्रक दोनों एक ही होते हैं। सिस्टमेटिक यूनिट है, विस्तृत रूप है एमकेएस का, तो उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने ग्राम को किस में बदल के लिखा है? किलोग्राम में बदल के लिखा है। ठीक है, इसका उत्तर निकालोगे आप 626 को 3 से काटना है आपको। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। अब बच गया क्या भी इस टॉपिक के अंदर? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत, कक्षक। कल हो जाएगा अभी ये टॉपिक आपका पूरा। नोट्स यहां तक सबके पास है ना?